आई होप सब ठीक होंगे और प्रिपरेशन चल रही होगी। 17 जुलाई को नीट है, आई नो कम टाइम बचा है, काफ़ी स्ट्रेस में होंगे आप लोग कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। उसी की तरह मैंने पहले वीडियो डाली थी कि सबसे पहले डिसऑर्डर्स पढ़ना है ह्यूमन फिजियो के, तो उसकी वीडियो तो डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं उसका लिंक दे दूँगी इसी वीडियो में। उसी के हमें प्रैक्टिस करने ही क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, आपको नहीं पता कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इट्स नो यूज़ कि आप थ्योरी पढ़ते रहो, कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ह्यूमन फिजियो में। वैसे ही जैसे कि जितने भी एनसीईआरटी में डिजीज़ दी हुई हैं, डिसऑर्डर्स दी हुए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन आना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेडिसिन। एमबीबीएस इज़ ऑल अबाउट डिजीज़। तो वही चीज़ हमें इसमें पढ़नी होती है, और वो क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन कंपलसरी है आना डिजीज़ या डिसऑर्डर में से, तो हमें वो पहले प्रिपेयर करना है। अगर हमें पता है कि यार हमारे 4 या 8 मार्क्स बहुत ही इजी टॉपिक से आ सकते हैं, तो हम उसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाले हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और भी कई क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो हम देखते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वाशियोर का डिजीज़ इज़ ड्यू टू। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था। मरसमस है और एक क्वाशियोर का है, इन दोनों में डिफरेंस है। मैंने बताया था एक को याद कर लो, दूसरा अल्टीमेटली याद हो जाएगा। तो क्वाशियोर कर में सबसे पहले क्या था कि इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो ये मैंने बताया था। और जो मरसमस होता है उसके अंदर दोनों होती हैं। आई होप ये आपको याद होगा। तो साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज होती है मैरस्मस में, बट अगर कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं अकम्पनी हो रही है तो वो क्वाशियोर कर है। आई होप ये काफ़ी सिंपल सा आंसर है। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट, मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। तो समवॉट अगर देखें तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वीजिंग, एयरबोर्न एलर्जीज, यानी कि समवेयर वी आर लिंकिंग दिस टू अस्थमा। ठीक है। Reduction in the secretion of surfactants by pneumocytes. Second, benign growth or mucus lining of nasal cavity. The inflammation of bronchi and bronchioles. And fourth one is proliferation of fibrous tissue and damage to the alveolar walls. तो कुछ इस तरह से ये हमने एफिसीमा में पढ़ा था, राइट। वी विल बी कीपिंग इट टू एनसीईआरटी। जो हमने पढ़ा था, जैसे एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है सिगरेट स्मोकिंग से, एफिसीमा में हमने पढ़ा था। एक चीज़ हमने पढ़ी थी इन्फ्लेमेशन अस्थमा में, जो ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स का होता है। Benign growth on mucous lining of nasal cavity. This is not very much detailed given in the NCERT, so we will not be going in that. Okay, ये हमें आंसर मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था वीजिंग वगैरह किस चीज़ में होती है, अस्थमा में होती है। काफ़ी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, तो ये अस्थमा का कॉज है। तो इसका कॉज क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स। द आंसर इज थर्ड वन। आई होप इस तरह से पढ़ना होता है। ठीक है। जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को नॉलेज अप्लाई करना है। ये नहीं है कि हमने जो पढ़ा नहीं है हम उसको स्ट्रेस लेके बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट्स और न्यूमोसाइट्स इतना डिटेल में नहीं दिया एनसीईआरटी में, तो हम उसको इतना नहीं पढ़ेंगे। मतलब सर्फेक्टेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे। रेस्पिरेशन पूरा मतलब यूनिट है, उसके अंदर सर्फेक्टेंट्स, उसका इंपॉर्टेंस सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। टाइप 2 बनाती हैं, टाइप 1 बनाते हैं, ये सब कुछ डिटेल में दिया है। तो ये जब हमें जहाँ पढ़ना है हम वहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जो हमें पता है हम उसको अप्लाई करेंगे, उससे हम आंसर निकालेंगे। क्लियर? ओके। ये नहीं है कि हमने सारी किताबें उठा के रखी, हमने 4-5 किताबें पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर को हमने इतनी बार पढ़ लिया, वो तो ठीक हो गया। बाकी का क्या? फिजिक्स भी पढ़नी होती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, एक ही सब्जेक्ट तो नहीं है ना। तो इस तरह से मेंटेन करना है, इस तरह से पढ़ना है कि हम सब कुछ पढ़ सकें और हमें समझ में भी आए, और हम उसको नीट में, हमें देखो हमारा मेन मोटिव है कि हमें क्रैक करना है, क्रैक नीट। तो उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है, ये नहीं है कि हर चीज़ पढ़ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन एंड अस्थमा एंड एफिसीमा। अभी मैंने ऊपर बता ही चुकी हूँ। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्योल्स सही है। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्योल्स रॉन्ग है। अगर अस्थमा के केस से देखें, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ये भी रॉन्ग है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ये भी रॉन्ग है। तो आई थिंक डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एफिसीमा में होता है। तो फर्स्ट आंसर काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया है। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ हमें पता है। ठीक है। डायबिटीज़ में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनिया, कीटोन बॉडीज़ भी हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। यूरेमिया क्या होता है? यूरिया ज़्यादा हो जाना। तो ये डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है।
थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, ठीक है, कि मैंने बताया था कि फैट या कोलेस्ट्रॉल या फाइबर्स टिश्यू जो है डिपॉजिट होने लगते हैं आर्टरीज में, और उसकी वजह से आर्टरीज नैरो डाउन होने लगती हैं। अब नैरो डाउन हो रही हैं तो ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगा, ऑक्सीजन सही से सफिशिएंटली नहीं पहुंचेगी, तो इट कॉजेज अ कंडीशन नोन एज अथीरोस्क्लेरोसिस। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली वेरी ईजी द आंसर वॉज, है ना। रूमेटिक हार्ट नहीं है, ब्लड प्रेशर इज नॉट रिलेटेड, बट ब्लड प्रेशर इज डिफरेंट, ओके। कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट व्हेन द हार्ट इज नॉट बीटिंग. Increased asthmatic attack in certain seasons are related to hot and humid environment. I don't think it's like also matching with the thing. Eating fruit preserved in tin containers, not really. Inhalation of seasonal pollen, this can be, and low temperature, no. So the answer would be inhalation of seasonal pollen. Pollen की वजह से कभी कभी किसी को काफ़ी allergic conditions हो जाती हैं. Which one of the following is a correct treatment for respiration in humans? Cigarette smoking may not lead to inflammation of bronchi. Wrong है. Neural signals from pneumatic centers in Pons region of brain can increase the duration of inspiration. Workers in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis. अब हमें समझ में नहीं आ रहा. सपोज ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, ये पढ़ा था, मालूम है मुझे पढ़ा था, एक छोटा सा वो दिया हुआ है पैरा जिसमें न्यूमेटिक सेंटर्स के पोन्स का बताया है, CO2 और उसका बताया है, याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम उसको डिसाइड नहीं करेंगे, हम 50-50 रखेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, एक चांसेस है कि मुझे ये हो सकता है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कि यार ये क्या था, ठीक है। पर हम और भी ऑप्शंस पढ़ेंगे, जैसे अब मैंने पढ़ा वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज मे सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, सही लग रहा है मुझे ये ऑप्शन। फिर एक और पढ़ लेंगे, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इज कार्बन अमीनोग्लोबिन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फर्स्ट या सेकंड 50% के चांसेस लग रहे हैं, सेकंड और थर्ड हमें लग रहा है, बट ये हमने अभी पढ़ा था कि वर्कर्स इन ग्राइंडिंग में क्या होता है, लंग फाइब्रोसिस होने लगता है क्योंकि वो इनहेल करते हैं डस्ट एंड ऑल, तो ये आंसर ज़्यादा सही है, हमने इसको रख लिया। और अगर ज़्यादा डाउट हो रहा है हम इसको स्टार लगा के इस क्वेश्चन को रखेंगे ताकि हम एक बार चेक कर सकें बाद में, ओके। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, काफ़ी क्वेश्चन है अस्थमा से। Allergic reaction of the mast cells in the lung, inflammation of the tracheae, accumulation of fluid in the lungs and bacterial infection of the lung. काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एलिमिनेशन करेंगे, यार जो टॉपिक हमें टॉपिक से हटके लग रहा है उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, जितने बचेंगे उनमें से हम कोशिश करेंगे कि हम सही आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, बैक्टीरिया से कोई रिलेशन नहीं था। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ये भी नहीं होता, ये तो निमोनिया का केस है, निमोनिया में होता है हमारा फ्लूइड फिल्ड होने लगता है जिसकी वजह से वीजिंग वगैरह होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रेकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की बात है, ट्रेकाई के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है। बचा क्या, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट ऑफ द लंग्स, हमें ये पता है अस्थमा इज एलर्जिक, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इस तरह से करना है, अगर हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है तो हमने क्या करना है, हमें एलिमिनेशन का तरीका लेना है, जो टॉपिक जो हमें पढ़ता है हमें उसको याद रखना है। ये नहीं है कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हमको उतना ध्यान से उस चीज़ को पढ़ना है क्योंकि आंसर होता है उसी के अंदर। एलर्जिक रिएक्शन हमने पढ़ा है भाई, अस्थमा जो है इज़ अ कॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, पॉलन की वजह से हो जाता है, या फिर हमारे जो इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में उसकी वजह से, लेकिन हमने बैक्टीरिया के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से होता है। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर हमें इसका आंसर पता है, FEC में, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये NCERT में नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है, बट मैंने आपको ऑप्शन बताया था सिलिकोसिस, आपको मैंने कहा था याद रखना है, ठीक है। सिलिकोसिस इज द वन विच इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे सिलिका की वजह से होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब है मेथोकॉलम, मेथोकॉलम आजकल मतलब लाइक 3 to 4 years बैक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए मेथोकॉलम, काफ़ी यूज़फुल हो गई क्योंकि सारी चीज़ें, अब जैसे कि यहाँ पे 4 डिजीज़ हैं, एक एक पे अलग MCQ बनाने के बजाय उन्होंने एक मेथोकॉलम दे दिया, तो ये काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, मेथोकॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो याद रखिएगा मेथोकॉलम में वो सारे डिजीज़ेस पूछ लेते हैं। तो क्या है इसके अंदर, हम सबसे पहले इजी वाला निकालने वाले, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ये मैंने बताया था, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेराई, ये मैंने बताया था, आई होप यू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो D का 3 हो गया, सबसे पहले D का 3, एक ही ऑप्शन है यानी कि आंसर यही है। एक बार और
एक बार कंफर्म करने के लिए याद कर लो, जैसे गॉट याद रहता है, अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन जॉइंट, तो ये हो गया बी का 1, तो ये आंसर सही है। ग्लाइकोस्यूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन नेफ्राइटिस, ये भी सही हो गया। एंड रीनल कैल्कुला मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, तो सी का 2 हो गया। तो ऑप्शन वैसे ही निकल गया था एक का याद रख के, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने इसमें से देख लिया कि यार किसके ऑप्शन अलग अलग हैं, उससे देखो टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने कितनी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लाइक 3 और 4 सेकेंड, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर यही क्वेश्चन को तुम 30 या 1 मिनट ले लोगे तो दैट विल बी, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, उसको इतना टाइम देना ही नहीं है। 3 या 4 सेकेंड में मैंने झट से देखा एंड आई डिड इट। तो इतना तेज़ करना पड़ता है क्योंकि आपको बायो का पेपर लाइक 40 मिनट्स में ख़त्म करना है। 40 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस, तो ये टारगेट बनाना ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लो Ca+2 इन द बॉडी फ्लूइड में बी द कॉज ऑफ, बताया था मैंने, कैल्शियम की कमी हो जाती है, रैपिड स्पाज्म होते हैं, जिसमें हम कहते हैं टिटनी, एनीमिया ब्लड का, एंजाइना चेस्ट पेन, गॉट यूरिक एसिड वाला भी पढ़ा था। ठीक है, तो काफ़ी इजी था क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही ख़राब दिए थे। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई। ठीक है, स्पाज्म्स कहते हैं इसको, एनसीईआरटी में नहीं है बट हाँ, रैपिड स्पाज्म मतलब कि जल्दी जल्दी वो काम हो रहा है मसल्स में, मतलब उसको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, ये मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। एस्ट्रोजन बताया था मैंने कि यार एस्ट्रोजन इज़ अ वन जो ऑस्टियोपोरोसिस जिसकी वजह से ह्यूमंस में ज़्यादा होता है, तो एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, और किसी ऑप्शन में एस्ट्रोजन तो है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब इसको कितनी 3 to 4 सेकेंड में करना ही है। ठीक है, इसको हम 30 सेकेंड या 1 मिनट नहीं देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, 3 से 4 सेकेंड में करो, क्वेश्चन को ख़त्म करते जाओ, क्योंकि अगर अपनी हैबिट बना लो कि 35 से 40 मिनट में बायो का सेक्शन ख़त्म करना है किसी भी हालत में, जितनी जल्दी बायो कंप्लीट करोगे उतना टाइम तुम्हें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री करने को मिलेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर 30 से 40 मिनट तुमने कर लिया हो, तुम्हारे पास कितने मिनट, 3 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट है इस टाइम, तो 3 घंटे 20 मिनट में से अगर तुमने सिर्फ 40 मिनट में अगर तुमने पेपर कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है कि तुम फिज़िक्स सॉल्व कर सको और केमिस्ट्री सॉल्व कर सको, क्योंकि फ़िज़िक्स हमें आती है, वी नो फिज़िक्स। ठीक है, इतनी तो हमें आती है कि हम पढ़ सकें, बस टाइम अगर हमें ज़्यादा मिल जाए तो हम फिज़िक्स को सॉल्व कर सकें। हमेशा ये होता है यार, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाता, मुझे फॉर्मूला भी पता था, बस टाइम नहीं मिलता। टाइम हम कहाँ खा जाते हैं, हम टाइम खा जाते हैं बायो में। तो कोशिश करो यार कि 30 to 40 मिनट्स में बायो कंप्लीट करनी ही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजन इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये मैंने उस टाइम भी याद करने को कहा था, आई होप आपको याद हो। फिर से ऑप्शन बहुत ही ख़राब है, अगर इसमें र्यूमेटाइड दे देते तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि र्यूमेटाइड भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, पर हमें पता है मैस्थेनिया ग्रेविस हमने पढ़ा था कि यार ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो ये हमने पहले पढ़ चुका। मैंने बताया था कि यार एक ही याद कर लो, मैस्थेनिया ग्रेविस का हम याद कर लो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और किसकी वजह से होता है ये मैंने यहाँ पे पहले बताया था, मैस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, ये याद कर रखना है। किसकी वजह से होता है, फटीग एंड वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल एंड अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक चीज़ याद कर ली, अल्टीमेटली दूसरा याद हो जाएगा। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हो गया मैस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, यानी कि जेनेटिक। कौन सा था, ये था क्या, नहीं था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ द वन विच इज़ इनहेरिटेड, दैट इज जस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। पर हमें याद क्या रखना है कि ये ऑटो इम्यून है, अल्टीमेटली दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज 3, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ द इनहेरिटेड वन। फिर से मैंने कहा था मैं तो कॉलम काफ़ी आने वाले हैं, काफ़ी आ रहे हैं, तो इसमें से सबसे इजी वाला निकालने वाले हम। कौन सा ऑप्शन है, वो है ये, टिटने लो कैल्शियम आयन इन द ब्लड, तो सी का 2 हो गया। किस ऑप्शन में सी का 2 है, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो गया
सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर भी हम चेक कर लेंगे कि गॉड क्या होता है एक्लेमेशन ऑफ यूरिक एसिड, ए का 3 हो गया, इसमें भी है, और किसी में 3 ऑप्शन है भी नहीं। और चेक करना है तो ये हो गया बी का 1 ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो बी का 1 हो गया। तो अल्टीमेटली ये समझ में आ गया, क्योंकि देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ऑटो इम्यून भी दे दिया, जेनेटिक भी हो गया। अब कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया एक ही याद करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया मस्तीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अल्टीमेटली जेनेटिक हो गया, तो ये डी का 5 हो गया ऑप्शन। लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, याद नहीं रहता, लेकिन याद रखना है यार, ये बिल्कुल याद रख लो कि ये जो है ये ऑटो इम्यून है। दिस इज़ द 4th टाइम आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। ऑटो इम्यून कौन सा हो गया, मस्तीनिया ग्रेविस हो गया, तो इसका आंसर सेकंड हो गया, ठीक है। काफ़ी इजी था, और मैं तो कॉलम बहुत जल्दी करने हैं, विद इन 5 सेकेंड्स यू हैव टू डू, विद इन 5 सेकेंड्स। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। याद होना चाहिए, रटी भी होनी चाहिए ये लाइन कि ये किसकी है, ओके। ऑटो इम्यून ही देख लिया तो समझ में आ जाना ये मस्तीनिया ग्रेविस, ये काफ़ी एनसीईआरटी की लाइन है, और बिलीव मी ये आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है, बिलीव मी दिस वॉज अ क्वेश्चन विच केम लास्ट ईयर, ठीक है, फ्रॉम दी एनसीईआरटी, द सेम लाइन, सेम मतलब एक से, मतलब मैं बता रही हूँ एक ही गलती भी नहीं होगी इसके अंदर, सेम की सेम चीज़ उठा के दी है एनसीईआरटी में से। तो यही चीज़ है, यही पॉइंट है कि यार ये जितने भी क्वेश्चंस दिए थे प्रीवियस ईयर के थे, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूसली। एक और चीज़ थी, ये वाला टॉपिक भी याद रखना है, ये इस पर भी एक वो आ सकता है मैच द कॉलम, कि कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कार्डियक हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।